माँ का निर्णय सुमन को लगा जैसे उनके कानों में पिघलता हुआ शीशा उड़ेल दिया हो। कितने उत्साह से आज वो गांव की जमीन की आमदनी घर लाई थी और यही बात बताने के लिए शिरीष के कमरे में जा रही थी। तब भी उन्होंने सुना शिरीष की पत्नी कह रही थी, मैं न कहती थी जब तक तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी तब तक इस घर में कोई नया मेहमान नहीं आएगा। देखो वो 15 दिनों के लिए बाहर गई और यह शुभ सूचना आई। सुनो, अब मैं कोई नया कलह नहीं चाहती, उनसे कह दो वो यहाँ से चली जाए। पर वो जाएगी कहाँ? जब तक दिशा का विवाह नहीं हुआ था तब तक माँ उसी के साथ रहती थी, पर उसकी शादी के बाद तो वो हमारी ही जिम्मेदारी है और मैं इसी के कदमों को शुभ अशुभ नहीं मानता। पता नहीं किसने तुम्हारे दिमाग में यह बातें भर दी है। मैं वो सब नहीं जानती, पर मुझे ऐसा महसूस होता है तुम्हारी मम्मी के कदम मेरी जिंदगी के लिए शुभ नहीं है और तुम खुद भी तो एक डॉक्टर हो, इस बात को अच्छे से जानते हो कि गर्भावस्था में किसी भी प्रकार का तनाव नुकसानदायक हो सकता है। यह आने वाले बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे अधिक सुमन सुन न पाई। जिस सूचना का इंतजार उसे पिछले 9 सालों से था वह मिली भी तो इस रूप में। पति की मृत्यु के समय शिरीष MBBS की अंतिम साल की परीक्षा दे रहा था। पति सरकारी महकमे में अच्छे पद पर थे, तो मृत्यु के बाद भी सुमन को किसी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं आई और उसने शिरीष को मास्टर्स की डिग्री भी दिलवा दी। बेटी दिशा को भी MBA करवा दिया। सरकारी नौकरी के कारण पति को अपने पुश्तैनी जमीन भाइयों को देखरेख के लिए देकर उत्तर प्रदेश के दूर गांव से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आना पड़ा। खेती से आई आमदनी और अच्छे वेतन की बदौलत ग्वालियर के अच्छे इलाके में ही अपना घर भी बनवा लिया था तथा दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। सुमन स्वयं भी MA तक शिक्षित थी, अतः शिक्षा का महत्व अच्छी तरह समझती थी। बेटे की सागर के सरकारी अस्पताल में नौकरी लगने के बाद जब विवाह की बारी आई तो सुमन ने नीली के रूप में एक सुशिक्षित कन्या का चयन किया जो स्वयं एक कॉलेज में प्राध्यापक थी। जब तक दिशा का विवाह नहीं हुआ था तब तक दोनों माँ बेटी ग्वालियर में ही रहती थी, लेकिन अब पिछले 7 सालों से वह शिरीष के साथ सागर में ही रहती थी। यूँ तो पीढ़ियों के टकराव अक्सर हो जाया करते थे और उसके व नीली के बीच कुछ खटपट भी होती रहती थी, किंतु नीली के दिल में यह बात है वह सोच भी नहीं सकती थी। शिरीष सदा की तरह तटस्थ ही बना रहता था। सुमन अपने कमरे में वापस आ गई। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर भी वह प्रतिक्रिया विहीन थी। उसके दिमाग में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। दिल कह रहा था बहू के साथ रहकर उसे सही ढंग से निर्देशित करे, जबकि दिमाग कह रहा था बेटे बहू अब बच्चे नहीं है, शिक्षित है, अपना ध्यान रखने के लिए परिपक्व है, उन्हें किसी तरह की स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं है। स्पून फीडिंग की ज़रूरत तो उस समय भी नहीं थी जब शिरीष PMT की परीक्षा देने जा रहा था। तब वह स्वयं आया व पैर छूकर बोला, मम्मी दही शक्कर खिला दो। आपके हाथ से दही शक्कर खाकर जाता हूँ तो पेपर अच्छा जाता है। न जाने किस बात पर बात चल रही थी, तब पति ने कहा था, यदि जिंदगी में ऐसा अवसर आया जब मुझे
तुम्हारे बिना रहना पड़ा तो मैं बच्चों के पास नहीं रहूँगा। मैं उनके अस्तित्व, उनकी विचारधारा में बाधक नहीं बनूँगा। आजकल कई ओल्ड एज होम खुल गए हैं, मैं वहीं पर रहूँगा। सिरिस हमेशा की तरह चुपचाप ही था। अपनी तरफ से उसने कोई बात नहीं की, यह भी नहीं पूछा कि चाचा ताऊ से क्या बात हुई, जमीन की आय का कितना पैसा उन्होंने दिया, गांव के मकान की छत डलवानी थी, वो डलवाई या नहीं। उसे वैसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी भी नहीं। दोनों पति पत्नी मिलकर 2-2.5 लाख रुपए महीने जो कमा लेते थे। फिर सोचने लगी क्यों न बेटी दामाद के साथ रहा जाए, पर वो तो स्वयं अपने सास ससुर के साथ रहती है। दामाद अवश्य सुशील व समझदार है, किंतु दिशा की सास के साथ रहना कठिन होगा। 1-2 दिन के लिए जाओ तब भी सुना देती है, फिर लंबे समय रहने से तो कड़वाहट बढ़ेगी और इसका असर बेटी के वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। आने वाले 2 हफ्ते कर्फ्यू जैसे तनाव वाली शांति से गुजरे। नहीं नीली ने न ही सिरिस ने आने वाले बच्चे के बारे में सुमन को बताया। सुमन ने भी औपचारिक बातों के अलावा कोई बात नहीं की। आज डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए तीनों बैठे थे। एक अजीब सी खामोशी थी। सुमन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सिरिस मैं कल जा रही हूँ। कहा मम्मी? सिरिस ने पूछा। हरिद्वार। सुमन ने बताया। किसके साथ और क्यों? सिरिस ने फिर पूछा। अकेली ही जा रही हूँ, वहाँ के एक ओल्ड एज होम में रहूँगी। ग्वालियर वाला घर, तुम्हारे पापा की पेंशन, एफडी वगैरह सभी उस होम के नाम कर दी है। वहाँ पर अपनी उम्र के लोगों के बीच समय भी अच्छे से कट जाएगा। सागर से हरिद्वार तक ले जाने का इंतजाम उन्होंने कर दिया है। पर माँ, गांव में अपने घर भी तो जाकर रह सकती हो। सिरिस ने औपचारिक प्रतिरोध किया। नहीं, वहाँ भी तुम्हारे चाचा ताऊ के बच्चे बड़े हो गए हैं। वहाँ पर अस्पताल, डॉक्टर भी नहीं है, तो देखभाल में परेशानी तो होगी ही। गांव की जमीन से होने वाली आय आधी तुम्हारी व आधी दिशा की होगी। और हाँ, बच्चा होने के बाद उसकी एक फ़ोटो भिजवा देना। शायद मेरा आना संभव न हो। तुम्हारे पिताजी कहा करते थे, बच्चों की विचारधारा एवं अस्तित्व में माता पिता को बाधक नहीं बनना चाहिए। मेरा वृद्धाश्रम जाना शायद उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगा। नीली कुछ न बोली और सिरिस ने कहा, जब आपने फैसला लिया है तो अच्छी तरह सोचकर ही लिया होगा। उस रात सुमन को तनाव रहित गहरी नींद आई। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे।